नमस्कार। स्वागत है आपका जीके शॉर्ट पर। यह वीडियो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश से संबंधित है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। गुप्त वंश के बाद कुछ क्षेत्रों में प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ, जैसे थानेश्वर में पुष्यभूति वंश, कन्नौज में मौखरी वंश, बंगाल में गौर वंश, दक्षिण भारत में वकाटक, चालुक्य तथा पल्लव वंश का उदय हुआ, जो गुप्तोत्तर काल कहलाया। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली वंशों में थानेश्वर का पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का उदय हुआ। हूणों के आक्रमण के पश्चात इन्होंने गुप्तों से स्वतंत्र कर लिया। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति थे। इस वंश को वैश्य जाति से संबंधित वंश माना जाता है। पुष्यभूति ये गुप्त शासकों के सामंत थे। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। वर्धन वंश की जानकारी के निम्नलिखित स्रोत है, जैसे साहित्यिक स्रोत में वाणभट्ट की हर्षचरित और कादंबरी है, ह्वेनसांग का यात्रा वृतांत, सी.यू. की है कल्हण की राज तरंगनी और हर्षवर्धन का प्रियदर्शिका नागानंद और रत्नावली है, तथा पुरातात्विक स्रोत में मधुबन ताम्रलेख, ऐहोल अभिलेख और बांसखेरा का ताम्रलेख है, जिससे वर्धन वंश के बारे में प्रमुख जानकारी मिलती है। अब वर्धन वंश के प्रमुख शासकों के बारे में जान लेते हैं, जैसे प्रभाकर वर्धन। यह प्रथम प्रभावशाली, स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक था। इसे वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसने परम भट्टारक और महाराधिराज की उपाधि धारण की। वाणभट्ट ने हर्षचरित्र में प्रभाकर वर्धन के लिए अनेक अलंकरण का प्रयोग किया है, जैसे हूण हरिकेसरी, सिंधु राजवरों, गुर्जर प्रजागर आदि। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था तथा राजधानी थानेश्वर था, जो हरियाणा के करनाल में है। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र था, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक पुत्री राज्यश्री थी, जिसका विवाह मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मण के साथ हुआ था। प्रभाकर वर्धन के समय हूणों का आक्रमण प्रारंभ हुआ। बाणभट्ट ने प्रभाकर वर्धन को हुनहरिण केसरी कहा था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन शासक बना। राज्यवर्धन के समकालीन मालवा का शासक देवगुप्त, बंगाल के शासक शशांक और कन्नौज के शासक ग्रहवर्मण था। मालवा के शासक देवगुप्त ने गौर शासक शशांक की सहायता से ग्रहवर्मण की हत्या कर दिया। ग्रहवर्मण का विवाह राज्यश्री से हुआ था। इसकी हत्या कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और राज्यश्री को बंदी बना लिया। राज्यवर्धन देवगुप्त को मारकर कन्नौज पर अधिकार तो कर लिया लेकिन शशांक ने चतुराई से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन के बाद हर्षवर्धन वर्धन वंश का अगला शासक बना। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में शासक बना। राजा बनने के बाद हर्षवर्धन के सामने चुनौती थी कि वह शशांक को मारकर बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला ले, राज्यश्री को कैद से मुक्त कराए और कन्नौज पर अधिकार करे। हर्ष ने शशांक को पराजित भी किया, राज्यश्री को मुक्त किया और कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। हर्ष ने कन्नौज को दूसरी राजधानी बनाया और वह अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हर्ष को शिलादित्य नाम से संबोधित किया है। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। हर्षवर्धन ने निम्नलिखित उपाधियां धारण की, जैसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर और शिलादित्य। हर्षवर्धन काल के निम्नलिखित स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में वाणभट्ट की हर्षचरित्र और कादंबक है। ह्वेनसांग की पुस्तक सी.यू. की है। हर्ष की 3 पुस्तक प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद और कल्हण की राज तरंगनी प्रमुख साहित्यिक स्रोत है, तथा पुरातात्विक स्रोत में हर्ष के मधुबन, बांसखेरा का ताम्रपत्र अभिलेख, हर्ष के मुहरे और पुलकेशीन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख प्रमुख स्रोत है।
हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत 629 ईस्वी में आया और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ह्वेनसांग 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा। उस समय वहां का कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था। इसने सीयू की नामक एक ग्रंथ लिखी। हर्ष को महायान शाखा में दीक्षा ह्वेनसांग ने दिया था। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपना एक दूतमंडल चीन भेजा। हर्षवर्धन के समय वानभट्ट, मयूर, दिवाकर एवं ह्वेनसांग जैसे विद्वानों को संरक्षण मिला। दरबारी कवि वानभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित्र और कादंबरी जैसे ग्रंथों की रचना की। हर्षवर्धन और पुलकेशीन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसे नर्मदा का युद्ध भी कहते हैं। इसमें पुलकेशीन द्वितीय विजय हुआ। इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख की रचना रविकीर्ति ने किया था। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। यह आयोजन प्रयाग संगम क्षेत्र में किया जाता था। ह्वेनसांग स्वयं इसके छठे समारोह में सम्मिलित हुए थे। हर्षवर्धन सूर्य एवं शिव का उपासक था। बौद्ध के महायान शाखा का संरक्षक था। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना दूत चीन भेजा था। हर्षकालीन उत्तर भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कन्नौज था। हर्षवर्धन ने वल्लभी के युद्ध में ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया था। हर्षकाल में सूती वस्त्र का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। हर्षवर्धन ने उच्चाधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि दान करने की प्रथा चलाई। हर्षवर्धन अंतिम महान हिंदू राजा था। अब हर्षवर्धन कालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। हर्षवर्धन काल में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक था। हर्ष के अधीन शासक को महाराज या महासामंत के नाम से जाना जाता था। हर्ष काल में न्यायालयों को धर्माधिकरण या अधिकरण कहा जाता था। हर्षवर्धन के आध्यात्मिक गुरु गुणप्रभु थे। हर्षकालीन कन्नौज धर्म महासभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध कवि मयूर भट्ट रहते थे, जिन्होंने सूर्य शतक और मयूर शतक नामक ग्रंथ की रचना की। हर्ष ने नालंदा महाविहार का खर्च चलाने के लिए 100 गांव दान में दिया था। हर्षवर्धन कालीन प्रमुख पदाधिकारी इस प्रकार से है। भंडी प्रधान सचिव होता था। दूतक उच्च श्रेणी का मंत्री होता था। महाप्रमातार भूमि पैमाइश संबंधी राजस्व विभाग का अधिकारी था। महाबलाधिकृत पैदल सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। महाअश्वपति घुड़सवार सेना का सेनापति था। महामात्र हाथियों का महावत था। मौल राजा के सशस्त्र अंगरक्षक था। कटुक दंड न्याय का प्रबंध करने वाला अधिकारी होता था। और दांडिक या दंडपाशिक पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। हर्षकालीन प्रशासनिक संरचना इस प्रकार से था। सबसे ऊपर साम्राज्य था, जिसके प्रमुख सम्राट होता था। उसके बाद भुक्ति या राज्य, जिसका प्रमुख उपरिक होता था। विषय या जिला का प्रमुख विषयपति होता था तथा ग्राम के प्रमुख महत्तर होता था। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। हर्षवर्धन काल में आर्थिक रूप से प्रसिद्ध नगर उज्जैन और कन्नौज था। हर्षकाल में प्रमुख कर इस प्रकार से है। भाग यह भूराजस्व कर था, जो उपज का 1/6 6 भाग होता था। हिरण्य यह व्यापारियों से लिया जाने वाला कर होता था। और बलि धार्मिक कर होता था। हर्षवर्धन के समय राजस्व को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग राजा के लिए, दूसरा भाग विद्वानों के लिए आरक्षित था, तीसरा भाग अधिकारियों और लोक सेवाओं की बंदोबस्त के लिए था तथा चौथा भाग धार्मिक उद्देश्यों के लिए होता था। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र का उल्लेख मिलता है।
हर्षकालीन प्रमुख साहित्यिक रचना इस प्रकार से था। बाण भट्ट की रचना हर्षचरित्र और कादंबक था। हर्षवर्धन की रचना नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली है। जयदेव की रचना प्रसन्न राघव है। ब्रह्मगुप्त की रचना खंडन खाद्य है। मयूर भट्ट की रचना सूर्य शतक और मयूर शतक है तथा कुमारदास की रचना जानकी हरण है। तो ये था वर्धन वंश। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।